हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे इस चैनल पर हम एलटी के जो हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस कर रहे हैं फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड। बहुत से बच्चों ने मुझसे बोला कि सर हम एलटी की कौन कराएगा तैयारी, एलटी की कौन कराएगा। तो भाई आप मैं करवा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से मेरे साथ टेस्ट करते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए, सब लोग देखिए और लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अच्छा लगता है कमेंट कीजिए, तब उससे मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है ना। अब कुछ लोग तो ऐसा है कि देखते हैं लेकिन कभी लाइक नहीं करते, कभी कमेंट नहीं करते हैं, शेयर तो खैर बहुत दूर की बात है। तो भाई कर दिया करो, लाइक कमेंट करने में ऐसा कुछ पैसा तो नहीं लग रहा आपका, है ना। तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो है हम जो टेस्ट डिस्कस करेंगे, मैंने बताया था आपको कि जो आपका जो एक टॉपिक है एलटी के सिलेबस के अंदर, वो है सामाजिक परिपक्वता। तो उस पर बेस जो है हम प्रैक्टिस जो है वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम साथ मिलकर डिस्कस करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत कम है, तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, ठीक है। और साथ के साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहाँ से आप इसको आसानी से सॉल्व मतलब आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो भी स्टडी मटेरियल जो भी मैं इधर उधर से देखता हूँ, वो सब आपको जीके और अदर जो स्टडी मटेरियल है वो मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ, ठीक है। तो वो ग्रुप से आप जुड़ जाइए, उसमें आपको अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, जो भी चीज़ें नई आती रहेंगी। और जो भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बच्चे हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट्स हुए हैं, जैसे लगभग 6,000 के आसपास बच्चे हैं, 6,000 से भी ज़्यादा बच्चे हैं, उनके फॉर्म जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं किसी कारण से। तो आप लोगों ने अपने जो है फॉर्म जो है वो चेक कर लिए होंगे फॉर्म नंबर के हिसाब से, ठीक है ना। उसकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो आयोग की वेबसाइट पर है, आप लोग उसको जाके डाउनलोड कीजिए और उसमें चेक कर लीजिए कहीं आपका नाम तो नहीं है। अगर आपका नाम होगा तो आप बेफालतू में जो है वो तैयारी कर रहे हैं लेक्चरर की हो। अच्छा, वो लेक्चरर वालों के लिए है ना, तो आप लोग तो एलटी वाले हो, तो एलटी वालों के लिए तो खैर तैयारी करनी है। और एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है उसके तुरंत बाद हो जाए लेक्चरर के, है ना। तो इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी को पूरे रखिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का टेस्ट। तो मैंने बताया था कि पहले जो हमारा ये आज का टेस्ट होगा, ये किससे होगा, सामाजिक परिपक्वता जो है उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। तो यहाँ पे हमें बताना है, आप देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने है, बताइए किस अवस्था के अंदर सबसे ज़्यादा गहन और जटिल जो सोशलाइजेशन है वो होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि किशोर अवस्था के दौरान जो आपका टीनेज है, टीनेज जो होती है किशोर अवस्था, जो कि कब से कब तक होती है, लगभग 12 साल से 18 से 19 साल तक। तो यहाँ पर जो है वो जटिल समाजीकरण होता है, क्योंकि बच्चा जो है वो कई तरह की जो है डिलेमा जो है उसके अंदर चलते रहते हैं, और उसके अंदर जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। तो इसी स्थिति में जो है वो सामाजिकरण जो है उसका बहुत ज़्यादा अलग अवस्था में होता है, ठीक है। आगे हमारे पास भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को, यानी कि भारतीय जो हमारा समाज है ये बहुभाषिक है, हम सब जानते हैं, तो उसे किस रूप में देखना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, भारतीय समाज की जो बहुभाषिक विशेषता है उसको विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि प्रत्येक जो भाषा होती है या प्रत्येक जो बोली है उनकी अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं जरूर होती हैं, कुछ ना कुछ उसमें ज्ञान की बात जरूर होती है। और जितने ज़्यादा बहुभाषी जो हैं बच्चे आपके यहाँ होंगे, वो उतने ज़्यादा क्या होंगे, ज्ञान को लेकर आएंगे, उतने ज़्यादा नॉलेज को लेकर आएंगे। उनके उनके अगर उनके सपोज उनको अगर उनकी संस्कृति में, उनकी भाषा या उनके कल्चर के अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ बनानी आती है, तो वो उस भाषा में वो अगर वो बताना चाहते हैं उसको, तो बता बिल्कुल आप उनसे सीख सकते हैं। या वो अपनी लोकल लैंग्वेज, जैसे आपके फॉरेन के अंदर होता है, तो वहाँ पर लोगों को कई लैंग्वेज बोलने का शौक होता है, और कई कोई तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो 12-12 लैंग्वेज तक बोल लेते हैं। तो हमारे भारत के अंदर इस तरीके के शौक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज होती है वो एटलीस्ट 2 से 3 लैंग्वेज आनी चाहिए। तो उसके लिए जो है हमारे देश में, क्योंकि हम अपनी मातृभाषा को तो सीखते ही सीखते हैं, साथ के साथ हम इंग्लिश भी सीखते हैं, और जो हम जिस प्रदेश में नौकरी करने जाते हैं, हमें वहाँ की लोकल लैंग्वेज को भी सीखने की पूरे का पूरा प्रयास करना चाहिए।
तो विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने का एज ए रिसोर्स जो है, हम इसको कह सकते हैं कि जो बहुभाषिकता है वो एज ए रिसोर्स है। ठीक है, अगला है हमारे पास शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है। तो सामाजिकरण का यहाँ पर क्या तात्पर्य हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सामाजिकरण या सोशलाइजेशन का तात्पर्य यहाँ पर सामाजिक जो वातावरण है उसमें अनुकूलन व समायोजन, सबसे इंपॉर्टेंट है अनुकूलन या समायोजन, एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं। ठीक है ना, एसिमिलेशन, दो चीज़ें होती हैं, एसिमिलेशन और एडजस्टमेंट, तो ये दोनों ही चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर जो है एक और कॉन्सेप्ट आता है जो इसके अंदर भी है, पियाजे के सिद्धांत के अंदर जो है आपने पढ़ा होगा, तो उसमें ये होता है कि एक तो होता है कि चीज़ों को अडॉप्ट करना, और एक होता है समायोजन, यानी कि जो नई चीज़ें हैं उनको भी जो है बदलते वक्त के साथ नई चीज़ें जो हैं उसमें ऐड करते रहना। तो ये दो चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। चलते हैं आगे। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह क्या करती है, सामाजिकरण में भी मदद करती है, क्योंकि जब ज़्यादा बच्चे समूह में काम करते हैं तो उससे उनके अंदर सोशलाइजेशन बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास समाजीकरण का क्या अर्थ है। तो समाजीकरण का यहाँ पर क्या अर्थ हो सकता है, बताइए, राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, समाजीकरण का अर्थ होता है समाज में समायोजन करना। ठीक है, अगला है हमारे पास नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन थर्ड, क्योंकि यहां पर नर्सरी कक्षा की बात हो रही है ना, तो नर्सरी कक्षा में तो सबसे उपयुक्त क्या है, आपका परिवार है ना, बच्चा जो है वो परिवार से सबसे ज़्यादा सीखता है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट विषय वस्तु कौन सी हो जाएगी, परिवार। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला है हमारे पास सामाजीकरण है, तो क्या है इनमें से बताना है आपको। तो फ्रेंड्स, जो सामाजीकरण है वो है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। ठीक है, अगला है हमारे पास सामाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण, और इनमें से क्या। तो सांस्कृतिक संचरण यानी कि कल्चरल, आपका जो एक जो मतलब एक कल्चरल एक्सचेंज होता है ना, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, समाजों के बीच में, तो वो हुआ सामाजीकरण। और दूसरा क्या हो सकता है बताइए। तो दूसरा यहाँ पर होगा व्यक्तित्व विकास। ठीक है, तो सेकंड जो है वो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास समाजीकरण के संदर्भ में शिक्षकों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। तो बताइए इसमें क्या हो सकता है, काफ़ी बड़े ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, देखिए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत, क्योंकि यहाँ पर अंतःक्रिया की बात हो रही है तो यहाँ पर इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सामाजिकरण की बात होगी तो वहाँ पर प्रच्छन्न जो पाठ्यचर्या है उसमें अंतःक्रिया, इस तरह की चीज़ें जरूर बात होगी। ठीक है ना, अगला है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा सामाजीकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी है। तो निष्क्रिय और सक्रिय एजेंसियां क्या होती हैं, तो इसका ऑप्शन आप पहले सही बताइए फिर बताऊंगा। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। अब देखिए, सार्वजनिक जो पुस्तकालय है वहां पर क्या होता है, किताबें रखी हुई होती हैं, तो वो किताबें जाकर आपको क्या करनी पड़ेगी, खुद पढ़नी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे और खुद ब खुद जो है वो आपको नॉलेज आपके दिमाग के अंदर घुस जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये कैसी है, निष्क्रिय एजेंसी है, क्योंकि कम्युनिकेशन यहाँ पर वन वे है। और जहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन होगा, चाहे वो स्वास्थ्य क्लब यानी कि हेल्थ क्लब्स होंगे, या परिवार होगा, इको क्लब होगा, सब जगह क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा लोगों के बीच में आपस में अंतःक्रिया हो रही होगी। तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि वहाँ पर एक्टिव जो एजेंसी की तरह काम हो रहा है। ठीक है ना, सामाजिकरण की सक्रिय एजेंसी के रूप में काम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं।
अगले हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल यानी प्रोग्रेसिव मॉडल। तो प्रोग्रेसिव मॉडल में क्या हो सकता है, बताइए राइट आंसर। तो यहाँ पर कह रहा है कि सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन फर्स्ट को, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो यहाँ पर ये ऑप्शन पूर्णतः सही नहीं कहा जा सकता है कि बच्चे जो हैं वो पूरी तरीके से मतलब विद्यालय में बताई हुई बातों को स्वीकार करें चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे जो हैं वो अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला है हमारे पास, चलते हैं आगे। ठीक है, अगला है हमारे पास, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन मतलब प्रक्रिया है, तो कौन सी प्रक्रिया है, पहला है, तो ऑप्शन आप खुद ही पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, मूल्यों विश्वासों व अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ठीक है ना, अब यहाँ पर ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही लग रहा है कि समाजीकरण जो है एक प्रक्रिया है किसकी, घुलने मिलने में समायोजन की। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा व्यापक क्या है कि मूल्य, जो समाज के मूल्य हैं, उनके बिलीव्स हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं, इन सबको जब हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, मतलब उनको अडॉप्ट करते हैं, उनके अनुसार काम करते हैं, तो इसका मतलब हमारा समाजीकरण हो चुका है। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे गाँवों के अंदर भी जो हमारे कल्चर्स होते हैं उसको आने वाली पीढ़ियाँ भी फॉलो करती हैं, है ना, तभी समाजीकरण होता है। जिस दिन से वो फॉलो करना बंद हो जाएगा उस दिन से क्या हो जाएगा कि वो कल्चर ही ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि हम जब अगली वाली पीढ़ी को नहीं बताएंगे तो वो नहीं, जो हमारी पिछली पीढ़ी थी उन्होंने जब हमें बताया तो तब हमें पता चला कि भाई ऐसा ऐसा होता है, और जब हम किसी आगे वाली पीढ़ी को नहीं बताएंगे तो उन्हें कभी पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, कल्चर खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। ठीक है, तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों व विश्वासों को प्रभावित करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो जनसंचार के माध्यम में जिसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, आपके सोशल मीडिया। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसके माध्यम से आज हर एक व्यक्ति जो है वो उसका जो है वो ज़्यादा वो एक तरह से तो उसके अंदर जागरूकता आई है, राजनीतिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, और वो हर मुद्दे पर क्या करता है, अपनी राय को प्रस्तुत करता है। साथ के साथ जो है इसके जो बिलीव्स हैं और मूल्य हैं वो भी कहीं ना कहीं इन समाजीकरण से, इन जनसंचार माध्यमों के माध्यम से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। आपने देखा है कि जब आप क्या करते हैं, एक ही तरह का कंटेंट फॉलो करते हैं तो उसी तरीके की आपकी मानसिकता बनती जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कहीं जो लोग होते हैं वो किस प्रकार से उनका जो दिमाग होता है वो पूरी तरीके से वो एक कट्टरता से भर जाता है, सांप्रदायिक हो जाते हैं। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो लगातार उसी तरीके के कंटेंट्स को फॉलो कर रहे हैं और इस वजह से जो है उनका दिमाग उसी तरीके से फिर चलने लग जाता है। वन वे माइंड कहते हैं उसको, है ना। जबकि अगर जो अलग अलग तरीके से जो है वो चीज़ें को हर पक्ष से सोचने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जो है कंटेंट, जो भी चीज़ें हम देखते हैं उसको ऐसा नहीं कि जो देखा उस पर यकीन कर लिया, उसको और तरीके से भी देखिए, अखबारों में पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, इधर उधर से देखिए, तब जाके उसके बारे में अपनी कोई राय बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में कहीं से भी सुन लिया और उसके बारे में कमेंटबाजी शुरू कर दी, तो उससे क्या होता है, आप भी एक तरह की अंधभक्ति की रेस में लग जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह के काम आपको नहीं करने हैं। चलते हैं आगे। अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। तो समाजीकरण का प्रमुख जो कारक है वो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है परिवार। ठीक है ना। अगला है हमारे पास, सामाजिक जो प्रक्रिया है, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जो आनुवांशिक संचरण है वो समाजीकरण की प्रक्रिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आनुवंशिकता अलग चीज़ हुई और समाजीकरण अलग हुआ। हाँ, हालांकि जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसमें समाज क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट का और आनुवंशिकता दोनों का ही रोल होता है, लेकिन यहाँ पर समाजीकरण की बात हो रही तो इसलिए उसमें आनुवंशिकता नहीं आएगी। अगला है हमारे पास, बच्चे के समाजीकरण में परिवार क्या करता है, अब बताइए इसमें से। तो परिवार हमेशा मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है ना। अगला है हमारे पास, समाजीकरण का क्या अर्थ है।
तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा समाज में समायोजित होना। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एडजस्टमेंट। अगला है हमारे पास समान शैक्षिक अवसर का क्या तात्पर्य है, यानी कि समान शैक्षिक अवसर से हम क्या समझते हैं। तो समान शैक्षिक जो अवसर हैं उनसे हम समझते हैं क्या कि जो प्रत्येक जो छात्र है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कहीं से भी आया हो, उसको हम क्या करेंगे, इक्वली ट्रीट करेंगे, इक्वली उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो यही समान शिक्षा हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक माहौल पैदा करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या करें, मतलब कौन सा स्टेप उसको लेना चाहिए कि प्राथमिक जो प्राइमरी कक्षा है उसमें एक सकारात्मक माहौल पैदा हो। तो देखिए इसका पहला है सुबह प्रत्येक बच्चों का अभिवादन करें, फिर है भेदभाव ना करें और हर एक बच्चे के लिए एक ही लक्ष्य निर्धारित करें। बच्चों को समूह की गतिविधि के दौरान समाज मिति के आधार पर स्वयं समूह बनाने की अनुमति प्रदान करें और सकारात्मक अंतों वाली कहानियों को सुनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो सकता है फ्रेंड्स। जो है यहाँ पर बात हो रही है कि सकारात्मक माहौल को पैदा करना, तो उसके लिए जो है वो बच्चों की समूह आधारित जो गतिविधियां उनको प्रमोट करना सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, जिसको समाज मिति सोशियोग्राम कहा जाता है। मैंने आपको बताया भी था लेक्चर में सोशियोग्राम के बारे में। ठीक है, तो ये है। अगला है हमारे पास छात्रों की जरूरत और हितों और सीखने की शैली पर निम्नलिखित में से कौन सी विधि केंद्रित है। तो सभी जानते हैं कि छात्र हितों की बात जहां पर आएगी वहां पर बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो सबसे अहम हो जाएगी। ठीक है ना, चलते हैं आगे। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट के अंदर वो है भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स शिक्षा में जो गुणवत्ता है उसके सुधार के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है वो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, क्या होगा, प्रशिक्षण व पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है ना, तो किस प्रकार से जो टीचिंग जो है उसको उनके अंदर स्किल्स बढ़ाना, उनको पर्यवेक्षण के द्वारा उनके अंदर व्यावसायिक उनका क्षमता, व्यावसायिक क्षमता मतलब प्रोफेशनली वो काम करना सीखें। ठीक है ना, प्रोफेशनली का मतलब होता है बहुत ही पेशेवर तरीके से काम करें। ठीक है ना, और जब वो पेशेवर तरीके से काम करें तो बच्चे भी पेशेवर तरीके से ही सीखेंगे फिर, है ना। तो इस तरीके से जो है हमने ये जो है वो टेस्ट जो है वो कर लिया है कंप्लीट। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर इतना ही काफ़ी है। अगला जो टेस्ट में लेके आऊँगा वो हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा जो कि है शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति। ठीक है ना, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उससे जो है मैं अगला जो है वो टेस्ट लेके आऊँगा। ठीक है, तो तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए वीडियोज़ को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए लोग आए हैं वो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।